जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बड़ी अच्छी जगह और मेरा ख़्याल में कि आवाम को अवेयरनेस होगी, लेकिन मज़ीद भी आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी गाइडलाइन हमारे आवाम को मिलेगी। और यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट का पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, अस्करी फैमिली तकाफुल। ये एक ऐसा इदारा है, यहाँ पे जो इनके इंचार्ज हेड हैं जो बदर भट्ट साहब, माशाल्लाह वो एक जानी पहचानी शख्सियत और अटक में एक उनका नाम है, मकाम है। इससे पहले वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में भी रहे हैं। आजकल वो इस इदारे के साथ अटैचमेंट है, तो उनके ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं, गपशप भी होगी इंशाल्लाह। और आवाम को जो है ना वो बेहतर से बेहतर जो बता सकते हैं, और उनके लिए जो एक इंश्योरेंस के हवाले से जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ उनके ऑफिस में दाखिल होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, भट्ट साहब। वेलकम। माशाल्लाह जी, बदर भट्ट साहब बड़े अच्छे तरीके से हमें रिसीव किया, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि जो शख्स भी यहाँ पे आया और प्यार से, अखलाक से बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। बदर भट्ट साहब, आप माशाल्लाह साथ साथ हमें बताते जाएंगे कि आपका एक जो यहाँ पे ऑफिस है, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेटअप आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पे एक पूरा हॉल है, अगर कोई मीटिंग्स भी होती हैं या इस तरह के लोग आते हैं, बैठा के उनको बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह गाइडलाइन दी जाती है, फर्दर भट्ट साहब बताते रहेंगे साथ साथ। तो इनके इस हॉल के अलावा एक इनका जो ऑफिस है यहाँ पे ये एडमिन्स इम्तियाज़ साहब मेरे साथ पिछले माशाल्लाह 30 साल से मुंसलिक हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ, और इनकी नाव, ये इनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो काबिल दीद हैं और माशाल्लाह से बहुत आला हैं। तो मेरे साथ इनको रेगुलरली ये अबाउट 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो हमारी एफिलिएशन मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं। जी बिल्कुल, आपने ये सुना होगा। साथ साथ ये चलते हैं, भट्ट साहब से बड़ी अच्छी गपशप होगी, और वो गपशप होगी जिसमें पब्लिक को फ़ायदा हो और पब्लिक के इंटरेस्ट में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैडम बैठी हुई हैं, मैडम आसमा भट्ट साहब असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं। मैडम आसमा, इनको मेरे साथ 2 साल हो चुके हैं। प्रीवियसली शी वाज वर्किंग इन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और फिर ये पिछले 1.5 साल से मेरे साथ ही हैं, 2 साल से। तो वी आर हेयर, बड़ी कैपेबल हैं और बड़ी मेरे साथ काम करने वाली, बड़ी डेडिकेशन ऑफ वर्क है इनकी। सो ये मैडम अस्मा है यहाँ पे हमारे साथ। जी बिल्कुल। अब भट्ट साहब के ऑफिस जाते हैं, मज़ीद बड़ी अच्छी गपशप होगी, और ये हर उस फ़र्द के लिए सुनना भी ज़रूरी है। ये प्रोग्राम ना समझें इसको, बल्कि आज ऐसी बातचीत होगी कि पब्लिक को जो है, एक हमारे अटक के जो लोग हैं उनको जॉब्स के लिए भी मौके मिलेंगे। और बड़ा अच्छा एक भट्ट साहब ने जो अपना एक सिस्टम बनाया था वो भी इंशाल्लाह साथ साथ भट्ट साहब से पूछेंगे, और डिटेल से भट्ट साहब भी बता सकते हैं। साथ साथ ये हमारा सिलसिला चलता। जी भट्ट साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे एक माहौल आपने दिया हुआ है पब्लिक को, जो यहाँ की आवाम है। और मेरे ख्याल में कि बहुत कम मैंने यहाँ ऐसा देखा है, इस तरह के ऑफिस भी देखे हैं, और यहाँ का जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा। भट्ट साहब माशाल्लाह, आप इससे पहले स्टेट लाइफ में रहे हैं, किस हैसियत से वहाँ आप काम करते रहे हैं? अब चूँकि अस्करी में आ गए हैं आप, तो यहाँ पे किस हैसियत में है? मेरे 3-4 सवाल हैं, वो मैं इकट्ठे कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो और हमारी पब्लिक के लिए भी आसानी हो उनको समझने के लिए। तो यहाँ पे जो ये अस्करी इंश्योरेंस का जो आपने शुरू किया तकाफुल का, तो ये आप जो हमारी आवाम है, एक तो उनको इंश्योरेंस के बारे में आप ज़ाहिर अवेयरनेस देंगे कि उनको क्या फ़ायदे हासिल हैं, प्लस अगर कोई इंश्योरेंस में जॉब करना चाहता है
तो वो किस तरह आप तक रसाई हासिल करे और उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह या जो उसके एक पूरा जो आपका जो एक बनाया हुआ है सिस्टम बनाया हुआ है वो बेहतर समझते हैं आप, वो क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त निकाला और मुझे इस काबिल समझा कि मैं नौवेक न्यूज़ को और आप जैसी शख्सियत को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मलिक साहब, मैंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में तकरीबन 26 साल तक सर्व किया है और मैंने अपनी जॉब का आगाज़ बतौर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किया था और उसके बाद तरक्की करते हुए मैं एरिया मैनेजर के ओहदे तक पहुंचा और फिर अभी मई में मैं 2022 मई में मैं रिटायर्ड हुआ बतौर एरिया मैनेजर। तो इस 25-26 साल एक जो रफ़ाकत रही मेरी एक प्रोफेशन के साथ, लिंक रहा हूँ एक प्रोफेशन के साथ, तो इसमें मलिक साहब मैंने 4-5 चीज़ें देखी थी जो मैंने महसूस की और इस प्रोफेशन के साथ मैं इंटैक्ट रहा। नंबर 1 कि मैं ये समझता था कि बतौर मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की थी 2-3 साल, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि ये पैसे बहुत थोड़े हैं जो मुझे वहाँ से मिलने हैं और मेरी सर्वाइवल इससे नहीं होगी। तो मैं इस मौके पे उस शख्स को ज़रूर याद करूँगा जिसने मुझे इस प्रोफेशन में इंडक्ट किया था। वो बतौर AGM रिटायर्ड हुए हैं, लियाकत अली ख़ान साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। और दैट वाज स्टोरी ऑफ सक्सेस ये हुई कि मेरे फिर उन दोस्तों को भी सल्यूट है जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि नहीं ब्रदर यू गो अहेड। उनमें प्रोफेसर मुख्तार सिद्दीकी साहब मरहूम बड़े अच्छे इंसान थे, उसमें मेरे बहुत अच्छे मेरे हमदम दरीना हैं शेख वकार अजीम एडवोकेट। तो ये 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं ठीक है, यू गो अहेड और आपको जो हमारी तरफ से सर्विसेज चाहिए होंगी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। तो दैट वाज माय बिगिनिंग। तो मलिक साहब मैं देखता था कि अगर उस टाइम मैं 4000 रुपये एक सरकारी मुलाजमत के तौर पे मैं तनख्वाह ले रहा था, सन 1992-93 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 4000 रुपये बहुत थोड़ी सी अमाउंट लगती थी। हालांकि उस टाइम सोना 4000 रुपये तोला था, लेकिन फिर भी मैं समझता था कि आने वाले वक्तों में ये पैसा कम होगा। तो मैंने इस प्रोफेशन को होल हार्टेडली ज्वाइन किया और फिर मैंने मलिक साहब बहुत मेहनत की। मेहनत भी 2 वजह से की जाती है, एक शौक़ की बुनियाद पे और दूसरा अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, कोई मर्तबा लेना चाहता हूँ, उसके लिए बड़ा मेहनत करता है। तो मैंने दोनों सूरतों में ये काम किया और मैंने ये मेहनत का आगाज़ किया। तो मुझे याद है कि इंश्योरेंस को तो उस वक़्त आज से 25 साल 30 साल पहले वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जो कि आज लोग समझ रहे हैं और वो करवा भी रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये दौर था जब मैंने गुजारा और जब उन लोगों की पॉलिसीज़ मैच्योर होती थी, जो लोग मेरे पॉलिसी होल्डर थे, तो उनको मैं लाखों रुपए के जब चेक दे रहा होता था तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता था। या ऐसा भी होता था मलिक साहब कि जब खुदा न खास्ता हमारा क्लाइंट को दुनिया से चला जाता था तो उसके जितने अपने रिश्तेदार होते थे वो तो चावलों में बोटियाँ ढूंढ रहे होते थे कि जी चावल को गले नहीं है, चावल पके नहीं है, फलान नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक रैप चला जाता था, मैं चला जाता था, तो उस घर के अंदर मैं लाखों रुपए का जब चेक दे के आता था या उस बेवा के नाम पे चेक दे के आता था जिसका खामन नहीं रहा था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो लोग उनकी सर्वाइवल मुश्किल होती थी और मैं वो शख्स था कि उस घर में मैं 4 पैसे दे के आ रहा होता। ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि आजकल क्या उस वक़्त से लेके आज तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया कि जिस घर में फौतगी होती है वहाँ पे उस बेचारे का जो हाल होता है, शादी तो आसानी से बंदा कर लेता है लेकिन फौतगी वाले घर में मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल की घड़ी में आप जाके अगर उस बंदे के लिए जो फोत हो गया है उसके जो फैमिली है, वाइफ है या बच्चे हैं, जो उन्होंने वो आप डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो आपका वो एक प्रोसेस है उसमें किया होता है, तो जब बट साहब वहाँ आप जाते हैं और वो एक जो अमाउंट अब ज़ाहिर है वो चीज़ तो नहीं कि वो उनके लिए वो बहुत बड़ा कोई दुख का मदावा हो सके, लेकिन एक अच्छी चीज़ कि उनके लिए कुछ ना कुछ वो ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो वहाँ पे उन लोगों के चेहरे पे जो तासुरात होते हैं, खुशी होती है, वो देख के तो आपके दिल पे क्या गुजरती है कि
हमें ऐसे काम करने चाहिए और हमारी जो इस वक्त आवाम है उनको सोचना चाहिए कि कल आने वाला वक्त, मरना तो सब ने, हमें भी नहीं पता एक सेकंड का, लेकिन ऐसा काम जब होता है तो उस वक्त आपके जो दिल के तासुरात होते हैं कि काश हम सब लोगों ने ये काम किया होता, ये किस तरह आप, क्योंकि मौके पे आप होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी मलिक साहब, ऐसा है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक ऐसा मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी असासा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो हम लोग जब किसी को क्लेम दे रहे होते हैं तो आप यकीन कीजिए कि वो लोग झोलियाँ उठा उठा के हमारी दुआएं दे रहे होते हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले की बात है, एक डेथ क्लेम लेके एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहता है जी कि मेरा बच्चा फोत हो गया, मुल्क से बाहर होता था, तो ये उसकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हैं, साथ उसने उसकी जवान एक बच्ची थी जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। तो खुदगर्जी के बाद मलिक साहब ये आलम होता है ना कि लोग चाहते हैं कि इसके कपड़े भी मैं उतार लूँ। तो वो शख्स मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि जी ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरी बहू है, तो उस बेटे की पॉलिसी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ ऐसा कर दें कि ये पैसे मुझे भी मिले। हालांकि वो बंदा ठीक था, बड़ा फाइनेंशियली साउंड था, लेकिन वो अपनी जो बहू रह गई थी, बेवा रह गई थी और यतीम बच्चा रह गया था, उनके हक भी सल्व करने के लोग बाज नहीं आ रहे थे। तो मैंने उसी वक्त उसको फ़ोन किया, बैंक मैनेजर को जिसके पास बच्ची का अकाउंट था। मैंने कहा यार ये बीबी आ रही है आपके पास, इसके जॉइंट अकाउंट नहीं खोलना है, इसके इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है ताकि पैसे सारे इस बच्ची के अकाउंट में जाएँ। अब होता ही है मलिक साहब कि इंश्योरेंस 3 वक्त काम आती है। नंबर 1, अल्लाह ना करे, खुदा न खास आज शाम को मैं घर वापस ना जाऊँ तो मैं घर क्या छोड़ के आया हूँ, दिस इज़ फर्स्ट। दूसरा मलिक साहब, मैं अगर डिसेबिलिटी में चला जाता हूँ, आज मैं खा कमा रहा हूँ, ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं बेड रिडन हो जाता हूँ, तो फिर मेरे बच्चों को पैसे कहाँ से मिलेंगे, मुझे कहाँ से मिलेंगे पैसे। और तीसरा ये होता है कि अगर मैं ओल्ड एज में चला जाता हूँ, मैं बुढ़ापे की दहलीज पे चला जाता हूँ, तो उस वक्त क्या पता मेरे बच्चे मुझे पूछें ना पूछें, लेकिन मैं अगर माली तौर पे उस वक्त खुशहाल हुआ, मेरे पास 4 पैसे हुए, तो मैं ये सर्विसेज ख़रीद लूँगा, मैं ड्राइवर रख लूँगा, मैं कुक रख लूँगा, मैं माली रख लूँगा, मेरे लिए इशू कोई नहीं होगा कि अगर मेरे पास 4 पैसे होंगे। तो इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम इसको पहले इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर बंदे को ख्याल आता है कि यार ये मैं करवा लेता तो अच्छी बात, या अगर कोई अच्छा वक्त आता है। वैसे तो मलिक साहब आपको पता है कि दुख दर्द बता के नहीं आते, गम बता के नहीं आते, लेकिन खुशियाँ तो चले बता के आ रही होती है ना। बच्ची है तो उसकी शादी होनी है, बच्चों ने उनकी हायर एजुकेशन होनी है, तो ये सारा कुछ साथ साथ होता रहता है। तो जो आपने ये सवाल किया कि मैं अगर जाता था तो मेरे तासुरात क्या होते थे, पहली बात तो ये मलिक साहब कि आप सुन के हैरान होंगे, बल्कि आपके इल्म में ये बात डेफिनेटली होगी कि आज तक इंश्योरेंस का चेक देने के लिए कोई बंदा गया है तो किसी रिश्वत ली हो, या इस इदारे की डिसक्रेडिबिलिटी में कोई फ़र्क, को डिसक्रेडिबल हुआ ये इदारा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर वो इदारे जो कि मालियाती इदारे हैं, उनमें माली बाज़ का दुश्वारियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐसा एक इदारा था कि इसमें कभी भी कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। मैंने क्योंकि 25-26 साल वहाँ पे गुजारे हैं, पहले तो उसको डिस्कस करूँगा। और अभी मैं आ जाता हूँ इसकी तरफ, तकाफुल की तरफ, जो अस्करी तकाफुल है। ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर एक इदारा है, और जैसे अस्करी बैंक काम कर रहा है, अस्करी सीमेंट है, लाइक और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अंडर GHQs उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उनके अंडर जो इदारे काम कर रहे हैं, अस्करी इंश्योरेंस उनमें से एक है। मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि इसमें लोगों की सिक्योरिटी ज़्यादा थी, लोगों के पैसे सेफ होने थे। चाहे जाए कि कोई किसी प्राइवेट जगह में पैसा को इन्वेस्टमेंट करे और उसके पैसे आने का भी नहीं पता, जाने का भी नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं किसी चीज़ को, किसी कंपनी को गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी सेकंड चॉइस अस्करी बनी तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर ये अदारा था, और इसमें हम जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज वो ये हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान है, बच्चों के मैरिज प्लान है, घर बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इस तरह से मुख्तलिफ। पैसा तो हर वक्त मलिक साहब बंदे को ज़रूरत है, किसी न किसी काम की ज़रूरत पड़ता है। फिर हम एक हेल्थ कार्ड भी इसमें दे रहे हैं, जो लोग हमारे पॉलिसी होल्डर होंगे उनको एक हेल्थ कार्ड भी इशू हो जाएगा, जिससे वो अपना इलाज किसी भी, यानी किसी क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज किसी भी हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हैं।
जो हमारे पैनल पे हैं या हमारे पैनल पे नहीं है। अगर पैनल पे नहीं है तो वो वहाँ से बिल लेके आएंगे, वो हम उनको रीइंबर्स कर देंगे। तीसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त मलिक साहब हालत ये है कि बेरोज़गारी इस कदर है कि लोग रोज़गार उनको मिल नहीं रहा, और अभी हमने ये दरवाज़े खुले हुए हैं कि हम FA-FSC लोगों को यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं कि जो बंदा भी FA-FSC है वो अगर आ जाता है, उसका क्राइटेरिया ये मैंने रखा हुआ है कि 25 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, मैरिड होना चाहिए, अच्छे घर का गरीब आदमी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए। ये चंद बातें हैं जो क्राइटेरिया में आ जाती हैं। फिर हम उनको इंटरव्यू करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब ये हो रहा है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ये करती है कि वो चाहते हैं कि जी हम इधर से गन्ना डालें उधर से रस निकल आए, आज मैं भर्ती हो रहा हूँ, आज से मेरी 1 लाख रुपये सैलरी शुरू हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं अगर इस जगह पे बैठा हुआ हूँ तो ये मेरे पिछले 25-30 साल की सर्विसेज है जिसकी बुनियाद पे आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और मैं अगर कहता कि जी आज ही मैं आऊँ और मैं यहाँ पे आके किसी एयर कंडीशन रूम में बैठ जाऊँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना है तो बहुत टफ़, लेकिन उसको टफ़ है जिनको नहीं आता, जिनको हम सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, ट्रेन कर देते हैं, तो उनके लिए ये बातें बड़ी आसान हो जाती हैं कि लोगों की वेलफेयर की बात है, लोगों की वेल विशर होने की बात है। हमारे लोगों को तो इस बारे में इतना पता नहीं है कि हमने आने वाले वक्त के लिए क्या कर रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, घर बनाना प्लान कर रहे हैं, शादी करनी है प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई नहीं है। लोग 20-30 साल सर्विसेज के बाद उनसे पूछते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो उनका जवाब मुस्कुराहट में होता है और कुछ भी नहीं होता उनके पास। यानी कमा के जो कुछ भी कमाया था 99.9% खर्च हो गया, और अगर खुदा न खास्ता आज को मिसहैप हो जाए तो उनकी हाथ खाली है। एक चीज़ व्हाट्सएप बड़ी अहम चीज़ है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो माशाल्लाह एक वहाँ पे रह के अपने बच्चों के लिए रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। उनको आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो ले के अगर आएँ तो वो किस तरह आएंगे, और मेरे ख्याल में कि उनकी फैमिली को अगर गाइडलाइन बेहतर दी जाए, या इस मैसेज के ज़रिए आज के प्रोग्राम का जो हम कर रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आप दें कि वो भी इस शोबे में आए। और दूसरा एक चीज़ कि जो एजुकेशन के हवाले से है, जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह स्कूल्स के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी है आपके पास? जी मलिक साहब, इसमें यह है कि जैसे आपने कहा, पहला सवाल तो आपका यह था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो हमारे जो ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही है, और इसके अलावा जो बिज़नेसमैन है वो भी हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है। बाकी जो लोग छोटे कारोबारी लोग हैं उनके लिए उस लेवल की पॉलिसीज़ होती हैं। इस तरह से जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हम डिफरेंट अंदाज में सोच रहे होते हैं उनके लिए क्या करना है। एक्चुअली मलिक साहब ये होता है कि ये पॉलिसी बनानी पड़ती है किसी के लिए कि आप आने वाले वक्त के लिए क्या करना चाहते हैं। हम बतौर फाइनेंशियल एडवाइज़र उनको एडवाइज़ कर रहे होते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, मलिक साहब वहाँ पे लोग 20-20 साल 15-15 साल वहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं तो उनकी हाथ खाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कमाया होता है उसका 99.9% उनकी फैमिली वाले खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बुढ़ापे की दलीज पे ये खाली हाथ जब वापस आते हैं तो उनको लोग घरों में भी बात घुसते नहीं देते कि आप क्या, और फिर मानने को भी बंदा तैयार कोई नहीं होता कि जी आपने मेरे लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की, आपने हमें घर बना के दिया, हमें एजुकेट किया। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर मैंने पहले अर्ज़ की थी ना कि अगर बुढ़ापे की दलीज पे किसी के हाथ खाली है ना, उससे बुरा बुढ़ापा कोई नहीं है। और मलिक साहब देखिए, जिसके पास पैसे हैं ना, मरना तो सब नहीं है। एक बंदा जाके शिफा के किसी एयर कंडीशन रूम में फोत हो रहा है और एक बंदा सिविल अस्पताल की सीढ़ियों पे मर रहा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो अमाल की बात एक डिफरेंट स्टोरी है। और जहाँ तक ये अब अस्करी तकाफुल की बात है, हमारा शरई बोर्ड इस पे सारे डिसीजन ले रहा है कि हमने कैसे कैसे किसी को पेमेंट्स करनी है, हमारे जो बेनिफिट्स हम उनको देना चाह रहे हैं वो कैसे देना चाह रहे हैं। अब मलिक साहब होता ही ऐसे है ना कि जैसे बादल आए हुए हैं ना, तो हम साथ छतरी रख लेंगे तो हम भीगेंगे नहीं। इंश्योरेंस एक छतरी की तरह ही है, और ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर एक स्टेपनी पड़ी हुई होती है कि एक स्पेयर व्हील पड़ा होता है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है या उसको कोई इशू आ जाता है तो हम वो टायर चेंज करके मंजिल की तरफ जा सकते हैं। सो लाइफ को तो कभी इंश्योर नहीं किया जा सकता। लाइफ तो बड़ी अनमोल चीज़ है, यानी किसी के एक बाल की क्या वैल्यू है, 1 रुपया या 1 लाख रुपया, ये असेसमेंट नहीं की जा सकती।
असेसमेंट मलिक साहब ये की जाती है कि मैं अगर आज अपने घर में 2 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ और एक बंदा मैं कमाने वाला हूँ, मेरे साथ लिंक कितने लोग हैं जो मुझसे अकोमोडेट हो रहे हैं, मेरा ड्राइवर अकोमोडेट हो रहा है, मेरे घर की मेट्स अकोमोडेट हो रही है, मेरा माली अकोमोडेट हो रहा है, मेरे और जो मेरे यहाँ पे स्टाफ है वो अकोमोडेट हो रहा है। एक बंदा सैलरी ले रहा होता है और वो 8 जगह पे सैलरीज अपनी दे रहा होता है, वो बांट रहा होता है। वो तो होता ये है कि हम लोग पहले प्लान नहीं करते, और इंग्लिश की कोटेशन है कि पीपल डू नॉट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। वो प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। अब मेरा बच्चा मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए गया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया, तो मुझे ये पता था ना कि इसने पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ प्लान करके उसको आगे चलाना था। मेरी बच्ची की शादी हुई, मुझे पता था ना कि मेरी बेटी इसकी शादी होनी है, तो मैंने ऐसा प्लान किया ना ताकि उस वक्त मेरे हाथ खाली ना हो। मेरे बच्चे ने अगर ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेके आया है तो ऐसे थोड़ी, वहाँ पे अल्लाह वास्ते थोड़ी पढ़ाया जाता है, वहाँ तो बड़ी एक्सपेंसेस आते हैं और बड़े एक्सपेंसिव एजुकेशन है वहाँ की। लेकिन ये था कि फिर अगेन मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि अगर ये मेरा पोर्टफोलियो ना होता, मैं इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक ना होता, तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर पाता जो कुछ आज हुआ। अटक की बेस्ट फैसिलिटी में घर है, गाड़ियाँ अल्लाह ने दी हुई हैं, हाज उम्रे अल्लाह ने करवा दी हैं, बच्चों को एजुकेट कर दिया, उनकी शादियाँ शुदियाँ भी हमने कर ली हैं। तो मैं जिस स्टेज पे हूँ, अगर जो लोग आज से अभी मुझसे जो 20 साल 30 साल छोटे लोग हैं उम्र में, अगर वो आज से प्लान कर लेंगे तो कल उनके हाथ खाली नहीं होंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, मलिक साहब एक बंदा को मैं कहता हूँ जी आप 2 लाख रुपए साल का जमा करवाएं, तो 2 लाख साल का मतलब है 16,000 महीने की सेविंग। जो बंदा 2 लाख महीने की सैलरी ले रहा है या इनकम ले रहा है, तो उसमें से अगर वो 16,000 साल के साइड पे कर देगा, तो जब उसकी 20 इंस्टॉलमेंट के पास बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो तकरीबन 2 करोड़ के चेक उसके हाथ में आ रहा होगा। जमा उसने कराया 40 लाख और जब उसको मिल रहे हैं तो तकरीबन ये 2 करोड़ के लगभग उसको मैच्योरिटी पे मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 मलिक साहब, अगर इन बिटवीन खुदा ना खास्ता वो बंदा बेड रिडन हो जाता है तो उसके जो पैसे पड़े हुए थे उस पैसे उसको मिल जाएंगे ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करवा सके। तीसरी बात, फिर वही बात आ जाती है कि ओल्ड एज में जाके हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यंग एज में तो बंदा खा भी लेता है, कमा भी लेता है, और जो कमा लेता है वो आसानी से खा भी लेता है। लेकिन बुढ़ापे में अगर हाथ खाली होंगे तो उससे फिर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इससे पूरा बुढ़ापा कोई नहीं है। फिर हम यहाँ पे बैठ के एक बहुत अहम जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, बड़ी अहम चीज़ है। और इसी बात पे मैं आपकी तरफ एक वो कर रहा था कि अगर यहाँ पे लोग व्हाट्सअप आएँ, चूँकि वो आप बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं उनको, क्योंकि रोज़गार का बहुत ज़्यादा मसला है। और इस वक्त तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही हालात ख़राब हैं, और हमारे उन लोगों को भी आना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, इस तरफ आना चाहिए, अच्छी जॉब्स है। और इंशाल्लाह जैसे आपने बताया भी है कि आप स्टेट लाइफ के बाद प्रायोरिटी दी है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन की वजह से तकाफल को। अगर एक आपका निचोड़ है, अच्छी जगह पे आप पहले भी थे और अब भी अच्छी जगह भी आए हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि एक ऐसा बंदा, हमारा लोकल बंदा, अटक का बंदा, अटक शहर का बंदा, उनके लिए ऐसी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को आना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे पब्लिक है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री मालकान हैं, इस तरह जो भी हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ आएँ, ताकि कल जैसे आपने कहा कि वो बुढ़ापे में उनके लिए वो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। वो एक आपकी तरफ से जो कोशिश है वो अच्छी कोशिश है, और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए, और अभी से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जी मलिक साहब, ऐसे ही है। अब देखिए, मैं अगर किसी बंदे को रिक्रूट करता हूँ ना, तो मैं उस घर को एक रोज़गार फ्राहम कर रहा हूँ। मैं जब स्टेट लाइफ से रिटायर्ड हुआ तो मेरे अंडर 16 मैनेजर्स काम कर रहे थे, और तकरीबन 250 लोग मेरे अंडर वहाँ पे काम कर रहे थे। यानी 250 लोगों के घरों के चूल्हे एक डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहे थे। अब जब मैं अस्करी में इधर आया हूँ, अस्करी तकाफुल में, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मुझे पावर ज़्यादा अच्छी मिल गई हैं। मैं अटक के लोगों को, अटक की आवाम को, मेरे जो बहन भाई इस बात को सुन रहे हैं, वो ये देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं क्या उनके बच्चों की बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ या उनकी बेटर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो जाता है तो उस फैमिली को कर्टसीज देने की बात कर रहा हूँ। मैं मलिक साहब, कुछ दिन पहले की बात है, मैं कब्रिस्तान गया अपने वालिदैन की कब्र पे, तो मैंने देखा वहाँ पे एक वो गोरकन था। मैंने पूछा, यार कितने पैसे लग रहे हैं कब्र के?
तो उसने कहा जी कि तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये हम कबर का ले रहे हैं। अब मुझे बताएं ना कितने घर ऐसे होंगे जहाँ पे 14-15 हज़ार पड़ा हुआ है और खुदा ना खासा किसी में साहब की सूरत में जो हालात जा रहे हैं इसमें तो मुश्किल है कि 14-1500 भी हों पड़े हो। अब मलिक साहब बात ये है ना कि मैं ये किसी बंदे को मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के तौर पे भी रिक्रूट कर सकता हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर के तौर पे रिक्रूट कर सकता हूँ, मैं जनरल मैनेजर के तौर पे रिक्रूट कर सकता हूँ, मैं उसको जोनल हेड के तौर पे भी रिक्रूट कर सकता हूँ। बीइंग रीजनल चीफ मुझे इस बात की पावर्स दे दी हैं उन्होंने कि आप जिसको चाहें सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको जहाँ पर लेके आएँ काम करें, वो आगे बढ़ें। लेकिन मेरी बस एक छोटा सा गिला होता है अपने बच्चों से, अपने अजीज़ों से और अपने जूनियर से कि वो ये चाहते हैं कि मैं बस रातों रात अमीर हो जाऊँ। मैं रातों रात इधर में आया हूँ, अभी बट साहब यहाँ शेयर से उठ जाए, शेयर में मैं आके बैठ जाऊँ। तो मलिक साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। एक एक्सपीरियंस है, प्रॉपर मेहनत है इसके पीछे और बड़ा एक लंबा पीरियड होता है। मैं ये कहता हूँ मलिक साहब, मैं जिस बंदे को यार रिक्रूट करता हूँ ना, उसको मैं कहता हूँ यार आपको जो मैं भर्ती में कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने 30 साल आपको दे रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के। आप 30 साल एक दिन के पैदा होंगे और अगर आप हाथ छोड़ के ना जाएं तो फिर आप किसी मंजिल की तरफ मैं आपको लेके चला जाऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब हमारे यहाँ के जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस के साथ इतने लोगों की अच्छी एफिलिएशंस नहीं है। हम क्रिएट कर रहे हैं कि यार ये कर लें अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए हम ये एक उनको एक सेंस दे रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा मलिक साहब 2 लोग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते। एक वो बंदा जिसे बात समझ ही नहीं आ रही और दूसरा वो बंदा जो कहता है मेरे से शाना दुनिया तो कोई नहीं, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं जी शाऊर हूँ, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। और हमेशा मलिक साहब उसी ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है जो कहता है मुझसे स्मार्ट ड्राइवर कोई नहीं, और दूसरा ड्राइवर हो जिसे गाड़ी चलानी नहीं आ रही। तो हम एक वो सेंसेस लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कल के लिए। और फिर मलिक साहब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम रह रहे हैं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसकी आबादी 23 करोड़ है, ठीक है मलिक साहब। 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और 16 करोड़ मोबाइल फ़ोन ऑपरेटेड हैं ऐसी। और मुझे दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, 3 करोड़ बच्चा। और हमारे हालात दिन ब दिन किस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क को आसानियों की तरफ लेके जाए। लेकिन होता ही है कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं, वो अच्छा करें। भाई हम पहले तो खुद अच्छा करें ना, पहले हम खुद कुछ करें, कुछ बने, उसके बाद हम किसी को कह सकते हैं। अगर मैं मलिक साहब यहाँ सेटिस्फाइड ना होता तो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते, मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ ना, मैंने जो कुछ अर्न किया है, जो कुछ कमाया है, जो मैंने अचीव किया है, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, मुझे इंडस्ट्री में बड़ी आला अंदाज से अल्लाह के शुक्र है बड़े बाइज़्ज़त तौर पे देखा जाता है। तो दिस क्रेडिट गोज़ टू दिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और अभी जिस जगह पे मैं आऊँ यहाँ पे मैं लोगों के लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा कर रहा हूँ। मज़ा तो तब है ना कि लोग मेरे हाथों में आके हाथ दें और अपने लिए कुछ बेटर सोचें। मैं अगर किसी बंदे को बतौर हमारा इनिशियल एक स्ट्रेंथ होती है, एडवाइज़र के तौर पे भर्ती करते हैं हम, उसको मैं कुछ 10, 12, 15 हज़ार रुपये उसको मैं इस तरह से भी सैलरी भी उसके लिए एंगेज कर सकता हूँ उसको। अब को काम करने वाला होगा तभी होगा ना। बच्चे ये चाहते हैं कि हम काम भी ना करें और बहुत कुछ कमा भी लें, ये कभी भी नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल जी। भट्ट साहब का आपने माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है और अटक में एक नाम और मकाम भी है। जब ऐसी शख्सियत यहाँ पे हमारे पास बैठी हुई है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास आएँ, इनका एक्सपीरियंस है, उनसे फ़ायदा उठाएं। जैसे आखिर में भट्ट साहब ने कहा कि जो 15-20 हज़ार तक की जो सैलरी भी देंगे यहाँ पे, और साथ साथ जो इनका एक एक्सपीरियंस है वो गाइडलाइन भी देंगे। और इंशाल्लाह कल आने वाला वक्त वही आज जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएगा वो इसी तरह भट्ट साहब की सीट पे बैठा होगा, वो इसी तरह ही लोगों को ब्रीफ कर रहा होगा। और साथ साथ में अपने अटक की आवाम को एक मैसेज भी दूंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये ज़रूर करें, थोड़ा सा बचाएं, छोटी पॉलिसी ले लें, लेकिन बच्चों के लिए, अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लाजमी लें।
और बट साहब से मेरा ख्याल में बेहतर यहाँ पे हमें कोई ऐसा वो कोई शख्सियत जो है वो नज़र नहीं आती। स्टेट लाइफ में रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, और लोगों को घर जाके चेक्स भी दिए। इंशाल्लाह यहाँ भी हमें उम्मीद है कि इसी तरह ही हमारे अटक के लोगों को भी साथ चलाएंगे, अच्छी पॉलिसीज़ भी देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो भर्ती भी करेंगे और उनके बच्चों के लिए, जो हमारे अटक की आवाम है उनके बच्चों के लिए भी जैसे रोज़गार के लिए मौके पैदा कर रहे हैं, इसी तरह अगर कोई पॉलिसी लेता है उसको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये इनका बड़ापन, और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत बहुत कम होती है कि वो कहते हैं हमारे ऑफिस में ना आए, हम ख़ुद आपके घर जाके चेक देंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, व्हाट्सएप को अपने लिए सोचने के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचने के लिए तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह हम साथ साथ चलते रहें, और जो आने वाला वक्त है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सेव करें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बट साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर भी मुलाकात आपसे होगी, और ख़ुसूसन मैडम बैठी हुई हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा अच्छा एक आपके साथ रोल है इनका, और साथ साथ चल रही है इंश्योरेंस में। मुझे अपने कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।